हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैंने जो है नया सब्जेक्ट शुरू किया है जो कि पेपर 3 इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़ से है। ओके, तो मैंने आज इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़ सब्जेक्ट शुरू किया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये जो इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट है वो बहुत ही अच्छे से समझा सकूं। और इसके साथ ही मैंने थर्मल सब्जेक्ट के जो कुछ वीडियो पोस्ट किए हैं तो उसमें कुछ टॉपिक छूट गए हैं, तो उस टॉपिक को भी मैं धीरे धीरे ज़रूर कवर करता रहूँगा। ओके, तो बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप जो है अदर सब्जेक्ट भी चालू करिए, तो मैंने अभी जो है इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है। ओके, तो उसके लिए मैंने कुछ की पॉइंट जो है वो रेडी करके रखे हैं, जिससे कि ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए और इजी हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन जो कि इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट से है। ओके, तो आइए आते हैं बेसिक की पॉइंट्स। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं नो लोड लॉस और लोड लॉस की। तो ये जो दोनों तरह का लॉस है ये ट्रांसफार्मर में होता है। ठीक है, जब हम ट्रांसफार्मर को सप्लाई देते हैं तो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है जो कि लेमिनेटेड स्टील से बना होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने पर मैग्नेटिक फील्ड को सस्टेन होने के लिए जो पावर कंज्यूम होता है तो उसमें जो लॉस होता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी उसे हम कहते हैं नो लोड लॉस या आयरन लॉस। क्योंकि जो कोर होता है वो स्टील का बना होता है, इसलिए इस तरह के लॉस को आयरन लॉस भी कहते हैं। ठीक है। ओके, लोड लॉस जब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में सप्लाई देने जब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होने पर जो एनर्जी कंज्यूम होता है ट्रांसफार्मर में, तो उस समय जो लॉस होता है ट्रांसफार्मर में उस लॉस को कहते हैं लोड लॉस या कि कॉपर लॉस। ठीक है, तो जनरली जो कॉपर लॉस होता है वो एक तरह से हीट लॉस ही होता है। ठीक है, तो आपके ये दोनों पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है। ओके, तो ट्रांसफार्मर में टोटल लॉस कितना हुआ? ट्रांसफार्मर में टोटल लॉस हुआ पी नो लोड लॉस प्लस केवीए लोड डिवाइड बाय रेटेड केवीए का होल स्क्वायर इंटू फुल लोड लॉस। ठीक है, ये जो केवीए लोड है वो ट्रांसफार्मर का जो एक्चुअल लोडिंग रहेगा वो रहेगा, और रेटेड केवीए मतलब जो ट्रांसफार्मर की जितनी कैपेसिटी है वो लोड रहेगा। ठीक है, इनटू जो ट्रांसफार्मर का फुल लोड लॉस रहेगा वो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे है ना, तब आपका जो है ट्रांसफार्मर लॉस जो है निकलेगा। ठीक है, तो ये जो जितने भी मैं ये आपको शॉर्ट की पॉइंट्स या आप बोल सकते हैं फार्मूला बोल सकते हैं बता रहा हूँ, जब हम अगले वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये सब उसमें जो है आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। ओके ओके, आइए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। रिडक्शन इन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस इफ पावर फैक्टर रेस फ्रॉम पावर फैक्टर 1 टू पावर फैक्टर 2। अगर हम किसी नेटवर्क में या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अगर हमको पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है, ठीक है, तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने से क्या होता है, जो लॉसेस होते हैं उसमें कमी आती है। ठीक है, तो अगर हमारा इनिशियल पावर फैक्टर मान लीजिए 0.85 है और उसे हम इम्प्रूव करके 0.95 कर देते हैं और फिर इसे इस फार्मूले के हिसाब से सॉल्व करते हैं, तो जो भी रिडक्शन होगा वो इस फार्मूले के थ्रू जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी सिस्टम में अगर किसी नेटवर्क में पावर फैक्टर इम्प्रूव हो रहा है तो उससे कितना जो है रिडक्शन हो रहा है लॉसेस में, अगर उसको कैलकुलेट करना है तो इस फार्मूले का जो है यूज़ करते हैं। ठीक है। ओके, एडिशनल राइज इन टेम्परेचर इन परसेंटेज 2 इंटू अनबैलेंस वोल्ट परसेंट का होल स्क्वायर। देखिए क्या होता है, 3 फेज सिस्टम में जब हम मोटर में सप्लाई देते हैं तो 3 फेज सिस्टम में जो वोल्टेज होते हैं उनमें जो होता है कोई वोल्टेज कम होता है कोई वोल्टेज ज़्यादा होता है, तो इस तरीके से वोल्टेज में जो है अनबैलेंस होता है। ठीक है, अनबैलेंस होता है, और ये अनबैलेंस जो होता है कभी केबल सिलेक्शन गलत लेने पर हो सकता है या और भी रीज़न हो सकते हैं, या गलत तरीके से सप्लाई देने पर भी हो सकते हैं। तो वोल्टेज अनबैलेंस होने की वजह से उसमें जो होता है जो सिस्टम है या जो सप्लाई देने पर उस मोटर वाइंडिंग में टेम्परेचर जो है राइज़ होता है। ठीक है, तो उस टेम्परेचर में जो राइज़ होता है उसे निकालने के लिए जो है ये जो है आपका ये फार्मूला है। ठीक है, तो अगर ऐसा निकालना है कि उस अनबैलेंस वोल्ट की वजह से कितना परसेंट जो है टेम्परेचर राइज हुआ है, तो आप इस फार्मूले के थ्रू जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, एडिशनल राइज इन टेम्परेचर इन परसेंटेज 2 इंटू अनबैलेंस वोल्ट परसेंट का होल स्क्वायर। ओके, सिंक्रोनस स्पीड 120 एफ डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल्स। अगर हम किसी मोटर को सप्लाई देते हैं तो मोटर के वाइंडिंग में कंटिन्यू मैग्नेटिक फील्ड जो है चेंज होता है या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रोटेट होता है। तो अगर उस स्पीड से जिस स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रहा है
उस स्पीड से यदि मोटर का रोटर घूमता है तो उस स्पीड को हम कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। और उसका फार्मूला क्या होता है 120F डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल। तो 120 इंटू एफ मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल यानी कि कितने पोल का मोटर वो है, ठीक है। तो इस तरीके से सिंक्रोनस स्पीड मोटर का निकाल सकते हैं, ठीक है। स्लिप का जो है परसेंटेज है, तो स्लिप का फार्मूला क्या होता है सिंक्रोनस स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड डिवाइड बाय सिंक्रोनस स्पीड इंटू 100। यानी कि मोटर को यानी कि जब मोटर को सप्लाई देने पर जब मोटर स्टार्ट होता है तो मोटर कभी भी फुल लोड कभी भी सिंक्रोनस स्पीड से नहीं घूमती है, ठीक है। वो सिंक्रोनस स्पीड से कुछ कम स्पीड पर ही घूमती है, ठीक है। तो ऐसे में सिंक्रोनस स्पीड ले लेंगे और जिस स्पीड पर वो मोटर एक्चुअल में घूम रही है वो ले लेंगे, जिसे हम फुल लोड स्पीड भी कहते हैं। तो जब हम उसे निकालेंगे तो ये एक जो है परसेंटेज के फॉर्म में आएगा, ठीक है, जिससे हम स्लिप बोलेंगे। यानी कि मोटर जो है सिंक्रोनस स्पीड से ना घूम करके जिस स्पीड से घूम रही है तो कितना परसेंट कम स्पीड से घूम रही है वो उसका जो है स्लिप होगा, जिसे हम परसेंटेज के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये होता है मोटर का स्लिप। अब नेक्स्ट पॉइंट है E1 D1 का स्क्वायर इक्वल टू E2 D2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर E का मतलब क्या है इल्यूमिनेंस इन लक्स, इल्यूमिनेंस इल्यूमिनेंट पर मीटर स्क्वायर। और जो D है, D का मतलब होता है डिस्टेंस इन मीटर में दिया हुआ है। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई बल्ब है जिसका इल्यूमिनेंस दिया हुआ है, इल्यूमिनेंस यानी कि इल्यूमिनेंस पर मीटर स्क्वायर का जो है वो दिया हुआ है, उसमें कुछ वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और वो क्वेश्चन में ऐसा आता है कि 1 मीटर के डिस्टेंस पर ये जो है 50 इल्यूमिनेंस पर मीटर स्क्वायर का बल्ब जो है वो इल्यूमिनेट हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसके जो डिस्टेंस अगर इसे हम आधा मीटर कर दें तो बल्ब कितना इल्यूमिनेट होगा उसे निकालना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला का जो है इस्तेमाल होता है, ठीक है। ओके, तो लीकेज इन परसेंटेज ऑफ कंप्रेस्ड एयर इक्वल टू T डिवाइड बाई T प्लस स्मॉल t इंटू 100, ठीक है। अगर कंप्रेस्ड एयर में लीकेज होता है तो लीकेज को अगर अपने को ये फाइंड आउट करना है कि उस कंप्रेसर में कितना परसेंट का लीकेज हो रहा है, कितना परसेंट कंप्रेस्ड एयर लीकेज हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है T बाई T प्लस T इंटू 100। इसका T का मतलब ये है कि कंप्रेसर कोई प्रेशर को जनरेट करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, जिसे हम लोड भी बोलते हैं, लोड ऑन कंप्रेसर भी बोलते हैं। और ये जो स्मॉल टी इसका मतलब ये होता है कि जब कंप्रेसर उस प्रेशर को बना लेता है, उस प्रेशर को बनाने के बाद वो जो है अनलोडिंग कंडीशन में चलता है। यानी कि कंप्रेसर तो चालू रहता है लेकिन वो प्रेशर जो है नहीं बना रहा होता है, तो वो जो पॉज टाइम रहता है वो है ये स्मॉल टी। तो जब दोनों को जोड़ते हैं तो जो वैल्यू आता है वो आता है परसेंटेज फॉर्म में, जो कि एयर लीकेज का परसेंटेज में क्वांटिटी होता है, ठीक है। ओके, तो ये तो अगर परसेंटेज में निकालना है एयर लीकेज तो उसके लिए है, लेकिन अगर एयर लीकेज को क्वांटिटी में निकालना हो तो जैसे कि क्वांटिटी में कह सकते हैं मीटर पर मिनट निकालना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो क्यू है यानी कि जो फ्लो रेट है उसका जो है इसमें सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि, और ये जो क्यू है ये कंप्रेसर का कैपेसिटी है मीटर क्यूब पर मिनट में। तो जब हम इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो लीकेज की क्वांटिटी है मीटर क्यूब पर मिनट में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो स्पेसिफिक पावर फॉर कंप्रेस्ड एयर जनरेशन, ठीक है। यानी कि कंप्रेस्ड एयर जनरेशन के लिए स्पेसिफिक पावर कितना लग रहा है वो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है लोड ड्रॉन इन किलोवाट डिवाइड बाई कंप्रेसर कैपेसिटी। अगर कंप्रेसर कैपेसिटी अपने को मीटर क्यूब पर आवर में पता है, ठीक है, और कितना कंप्रेसर जो है वो किलोवाट ड्रॉ कर रहा है या खींच रहा है, तो इन दोनों का अगर रेशियो करेंगे तो स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन जो है कंप्रेसर का फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो एनर्जी लॉस ड्यू टू लीकेज पर डे। अगर कंप्रेसर में लीकेज है तो पर डे लीकेज होने की वजह से उसका एनर्जी लॉस हो रहा, उस कंप्रेसर में कितना एनर्जी लॉस हो रहा है पर डे वो निकालना है। तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा स्पेसिफिक पावर ऑफ कंप्रेसर, ठीक है। स्पेसिफिक पावर ऑफ कंप्रेसर किलोवाट आवर पर मीटर क्यूब इसका यूनिट हो जाएगा इनटू लीकेज क्वांटिटी हो जाएगा, जो कि होगा मीटर क्यूब पर डे में, ठीक है। अभी मैंने आपको दिखाया था कि जो स्पेसिफिक पावर का फार्मूला क्या होता है किलोवाट डिवाइड बाय मीटर क्यूब पर आवर। तो ये आवर ऊपर आ जाएगा तो किलोवाट आवर पर मीटर क्यूब जो है
इसका जो है कंप्रेसर का स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन हो जाएगा। ठीक है, किलोवाट आवर पर मीटर क्यूब्ड कंप्रेसर का स्पेसिफिक पावर जो है स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन हो जाएगा कंप्रेसर का। ठीक है, ओके। और अगर इसमें जो है मैं लीकेज क्वांटिटी जो कि मीटर क्यूब में रहता है और एक दिन में कितना लीकेज हो रहा है यानी कि मीटर क्यूब पर डे के हिसाब से अगर मैं लीकेज क्वांटिटी कैलकुलेट करूं तो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मेरा जो है एनर्जी लॉस्ट जो है वो टोटल पर डे कितना हो रहा है वो निकल जाएगा। ठीक है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा तो किलोवाट आवर पर डे इसका जो है यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ओके। फ्री एयर डिलीवरी FAD, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में FAD भी बोलते हैं, तो अगर किसी कंप्रेसर का फ्री एयर डिलीवरी या FAD निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, P2 - P1 डिवाइड बाई P0 इंटू V/T 273 प्लस T1 डिवाइड बाई 273 प्लस T2। अब ये क्या है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, कंप्रेसर में फ्री एयर डिलीवरी यानी कि FAD आपको निकालना है तो उसके लिए आपको P2 यानी कि कंप्रेसर में जब कंप्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेस करने के बाद जो प्रेशर बनता है फाइनल प्रेशर वो पता होना चाहिए, और इनिशियल प्रेशर क्या था कंप्रेसर में वो पता होना चाहिए डिवाइड बाई P0। P0 का मतलब होता है कि जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो, ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप सारी वैल्यूज इसमें रख देंगे इंटू V मतलब होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, जो कंप्रेसर जिस सिलेंडर में कंप्रेस हो रहा है या जिसमें भी कंप्रेस हो रहा है जिस सिलेंडर में, तो उस सिलेंडर का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम क्या है वो पता होना चाहिए डिवाइड बाई T। ये जो T है ये पंप अप टाइम है, यानी कि कंप्रेसर को कंप्रेस होने में जो पिस्टन का जो ऊपर से नीचे मूव होने में जो टाइम लग रहा है, पंप अप टाइम जो लग रहा है वो टाइम है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो P रहेगा वो बार या kgf या kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, इसका जो यूनिट रहेगा। यहाँ पर V जो रहेगा मीटर क्यूब में रहेगा, और जो T है वो T जो रहेगा आपका T जो पंप अप टाइम है वो मिनट में रहेगा। ठीक है, ओके। 273 प्लस T1 डिवाइड बाई 273 प्लस T2। तो यहाँ पर जो T1 है वो एम्बिएंट टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का एम्बिएंट टेम्परेचर है, और जो यहाँ पर T2 है जब कंप्रेसर में एयर को कंप्रेस करेंगे तो जो टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, तो बढ़ने के बाद जो टेम्परेचर होगा वो यहाँ पर ये है वो वही जो है यहाँ पर T2 है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करने पर जो आपका पंप अप टाइम आएगा वो मीटर क्यूब पर मिनट में आएगा। ठीक, ओके। ठीक है, अब अगर आपको एयर या किसी गैस का वेलोसिटी निकालना है तो उसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड में हो जाएगा CP 2 × 9.81 इंटू डेल्टा P डिवाइड बाई गामा का अंडर रूट ओवर। ठीक है, यहाँ पर जो CP है अगर हमको किसी पाइप या डक्ट में अगर हम जो है पिटॉट ट्यूब लगाते हैं तो हमको जो है यहाँ पर जो प्रेशर है उसका वैल्यू जो है हमें मिल जाएगा, और जो CP है वो CP का मतलब होता है यहाँ पर पिटॉट ट्यूब का कोएफिशिएंट, जो कि जनरली हम जो है 0.85 जो है लेते हैं। ठीक है, और गामा का मतलब होता है डेंसिटी, जो एयर का डेंसिटी है वो। तो अगर ये सारी वैल्यूज़ पता है तो आप जो है उस डक्ट में कितना तेज़ी से जो एयर का फ्लो है या वेलोसिटी है वो आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब डेंसिटी कैसे निकालेंगे, डेंसिटी किसी गैस या एयर का निकालना है तो उसका फार्मूला होता है PM/RT। ठीक है, तो यहाँ पर डेंसिटी का जो यूनिट हो जाएगा वो होगा kg पर मीटर क्यूब में होगा, जो कि एक ऐसा यूनिट है। ठीक है, ओके। अब आपको जो है यहाँ पर P का मतलब क्या होता है, P का मतलब होता है एब्सोल्यूट गैस प्रेशर। तो आपको यहाँ पर एक ही चीज़ यहाँ ध्यान रखना है, वो है कि जो भी मैंने यूनिट यहाँ पर कंसिडर किया है वही यूनिट आपको जो है हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम लेना है। ठीक है, तभी आपका जो क्वेश्चन है वो सही तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो P का जो यूनिट क्या है mmWc, यानी कि mm ऑफ वाटर कॉलम। ठीक है, ये प्रेशर का यूनिट है इन टर्म्स ऑफ हाइट। ठीक है, ओके। और यहाँ पर जो m है, m जो है मॉलिक्यूलर वेट है। तो यहाँ पर जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एयर के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट का जो वैल्यू है एयर का वो कितना है 28.92 किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ मोल है। अगर किसी गैस का पूछता है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से आपको जो है डेंसिटी निकालना है, तो मैं आपको क्वेश्चन में सॉल्व जरूर कराऊंगा कि अगर किसी गैस का पूछता है तो एयर के अलावा किसी गैस का पूछता है डेंसिटी निकालने के लिए, तो आप उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे उसका जो है डेंसिटी निकालेंगे, तो ये मैं आपको जो है क्वेश्चन में ज़रूर सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, ओके। आर का मतलब होता है गैस कांस्टेंट, ये हमने पढ़ा है। PV बराबर RT हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में कि आर का मतलब होता है गैस कांस्टेंट। और यहाँ पर जो इसका वैल्यू है वो है 847.84 mmWc मीटर क्यूब पर kg मोल केल्विन। ठीक है, ओके। और यहाँ जो T है, T का मतलब होता है टेम्परेचर, जो कि केल्विन में हमको लेना है। ठीक है, ओके।
तो अब आ जाते हैं फ़ैन का एफिशिएंसी, फ़ैन के एफिशिएंसी के ऊपर। तो फ़ैन का जो मैकेनिकल एफिशिएंसी रहेगा, ठीक है, हम जानते हैं कि हमेशा जो एफिशिएंसी है उसका मतलब होता है आउटपुट बटा इनपुट। तो यहाँ पर उसी को डिराइव करके ये निकाला गया है। तो फ़ैन का जो मैकेनिकल एफिशिएंसी है वो क्या होगा, वॉल्यूम है ना, जो एयर वॉल्यूम है वो, और उसका यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया। और उसके बाद फिर आपको डेल्टा पी लेना है, और ये डेल्टा पी रहेगा, और ये डेल्टा पी रहेगा, इस डेल्टा पी का मतलब क्या है, टोटल प्रेशर लेना है। अब टोटल प्रेशर का मतलब क्या है, टोटल प्रेशर का मतलब ये है कि आपको स्टैटिक प्रेशर और डायनेमिक प्रेशर दोनों को आपको कंसिडर करना है। इनलेट का स्टैटिक प्लस डायनेमिक, ठीक है, माइनस आउटलेट का स्टैटिक प्लस डायनेमिक, आपको इस तरीके से जो है कैलकुलेट करना है, ठीक है। डिवाइड बाय 102 इंटू पावर इनपुट, पावर कितना ड्रॉ कर रहा है कोई फ़ैन चलते समय वो इन टर्म्स ऑफ किलोवाट, ठीक है, इंटू 100। तो इस तरीके से आपको जो है मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है फ़ैन का निकालना है। अब फ़ैन का एक और एफिशिएंसी होता है जिसे हम जो बोलते हैं स्टैटिक एफिशिएंसी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ़ैन के लिए, क्योंकि इसी के बेस पर ये डिसाइड होता है कि जो फ़ैन का जो डक्ट है या जो फ़ैन जिस बॉडी से बना है, जिस प्लेट से बना है, वो चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, ठीक है। अगर ये एफिशिएंसी को मैच नहीं कर पाता है फ़ैन, तो कभी कभी क्या होता है, डक्ट फट सकता है, फ़ैन का जो केसिंग है वो फट सकता है, ठीक है। तो फ़ैन का स्टैटिक एफिशिएंसी क्या होता है, वॉल्यूम जो मीटर पर सेकंड में रहेगा इंटू डेल्टा पी। यहाँ पर जो डेल्टा पी लेना है वो हमेशा याद रखना कि आपको यहाँ पर स्टैटिक प्रेशर को ही कंसिडर करना है। यहाँ पर डेल्टा पी जो था वो टोटल प्रेशर था, स्टैटिक प्लस डायनेमिक, और यहाँ पर जो डेल्टा पी है वो स्टैटिक प्रेशर है। और इसको लेने का तरीका क्या है कि जब भी आप डेल्टा पी लेंगे तो P2 माइनस P1 होता है, ठीक है, यानी कि इनलेट का जो स्टैटिक प्रेशर है वो माइनस जो आउटलेट का स्टैटिक प्रेशर है वो, दोनों को माइनस करके इसको जो है लेना है, ठीक है। डिवाइड बाई 102 इंटू पावर इनपुट इन किलोवाट, ठीक है, इंटू 100। तो इस तरीके से जो है फ़ैन स्टैटिक एफिशिएंसी भी आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब फ़ैन के कुछ लॉज हैं, ठीक है, ये आपको हमेशा पता होनी चाहिए। तो फ़ैन का लॉज क्या होता है, जो फ़ैन में एयर फ्लो होगा, तो फ़ैन में जो एयर फ्लो होगा वो हमेशा जो आरपीएम है उसके प्रोपोर्शनल में होगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं Q1/Q2 इक्वल टू N1/N2, ठीक है, ओके। फ़ैन में जो प्रेशर होगा, स्पेसिफिक प्रेशर, ठीक है, फ़ैन का जो भी प्रेशर होगा वो जो आरपीएम होगा फ़ैन का उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो आप इसे जो है ऐसे भी लिख सकते हैं P1/P2 इक्वल टू N1/N2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। और जो फ़ैन में जो पावर कंजम्पशन होगा वो जो फ़ैन का आरपीएम है उसके क्यूबिक में होगा, ठीक है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं kW1/kW2 इक्वल टू N1/N2 का होल क्यूब्ड, ठीक है। तो ये जो तीनों है ये है फ़ैन लॉ। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होगा, ठीक है, ओके। तो फ़ैन लॉ जैसे होता है वैसे ही पंप का भी लॉज होते हैं, ठीक है। तो पंप के लॉज में क्या है, फ्लो रेट मतलब क्यू प्रोपोर्शनल होगा डी। यहाँ पर डी का मतलब होता है डायमीटर ऑफ इम्पेलर, यानी कि जो पंप है, पंप में जो इम्पेलर होते हैं घूमने वाले, ठीक है, और उसका जो इम्पेलर का डायमीटर वो, ठीक है। तो यहाँ पर डी का मतलब होता है डायमीटर ऑफ इम्पेलर, ठीक है। तो फ्लो रेट प्रोपोर्शनल होगा डी के लिख दिया है, के मतलब हो गया कांस्टेंट, क्यू प्रोपोर्शनल टू डी। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू के डी हो जाएगा, ओके। इसी तरीके से जो पंप में जो प्रेशर हेड होगा वो इम्पेलर के डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में होगा, ठीक है। पंप में जो पावर कंजम्पशन होगा वो इम्पेलर के डायमीटर के क्यूबिक के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ये मैंने जो है यहाँ पर इस तरीके से पंप लॉ को भी लिखा हुआ है, ओके। तो जब हम पंप को यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ पावर कंजम्पशन होता है, ठीक है। तो पंप में कितना पावर कंजम्पशन हो रहा है, एक्चुअली जो पंप में जो पावर कंजम्पशन होता है उसे हम हाइड्रोलिक पावर कहते हैं, क्योंकि पंप जो है पानी या लिक्विड को जो है मूव करता है या फ्लो करता है। तो वहाँ पर जो यूज़ होता है पंप के लिए वो होता है जो पावर यूज़ होता है वो होता है हाइड्रोलिक पावर, ठीक है। तो हाइड्रोलिक पावर हो जाएगा ρgh इंटू क्यू डिवाइड बाई 1000। ये 1000 को मैंने इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि मुझे जो है इसे जो है किलोवाट में कन्वर्ट करना है। अगर मैं इसे 1000 से डिवाइड नहीं करूँगा तो ये जो सारी वैल्यूज़ आएंगी वो ये जो सारी वैल्यूज़ आएंगी वो वाट में आएंगी, ठीक है। तो मुझे किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने जो है 1000 से डिवाइड किया है, ठीक है। तो 1000 से डिवाइड करने पर जो इसका यूनिट है वो किलोवाट में कन्वर्ट हो गया है। तो ρgh इंटू क्यू जो है पंप का जो है पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला है। यहाँ पर रो का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जैसे कि पानी का डेंसिटी 1000 होता है,
जी जो है 9.81, ठीक है, पता है हम सभी को। ये जो H है वो प्रेशर हेड है, और इसे आप कह सकते हैं HS माइनस HD। तो यहाँ पर HS का मतलब होता है सक्शन हेड और HD का मतलब होता है डिलीवरी हेड, ठीक है। तो अगर आप पंप का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर जो H है, H का आपको मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो H का मतलब होता है HS माइनस HD, ठीक है। और अगर आपको HS HD नहीं दिया है तो जो आपको क्वेश्चन में प्रेशर हेड दिया है, केवल आपको उसी को कंसिडर करके क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, अब आते हैं इवापोरेशन लॉस पर, ठीक है। तो जनरली जो इवापोरेशन लॉस होता है ये कूलिंग टावर जो पावर प्लांट में यूज़ होता है उसके लिए दिया गया है, ठीक है। तो इवापोरेशन लॉस इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब पर आवर में क्या होगा, 0.00085 इंटू 1.8 इंटू सर्कुलेशन रेट मीटर क्यूब पर आवर इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो अगर जो है वाटर जो है फ्लो हो रहा है कूलिंग टावर में, ठीक है, वाटर जो है फ्लो हो रहा है कूलिंग टावर में, तो वाटर कूलिंग टावर में फ्लो होने पर जो अंदर में जो कूलिंग मीडिया है, ठीक है, उससे वो जो हीट ट्रांसफ़र करता है, उससे जो वो हीट ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो हीट ट्रांसफ़र करने पर जो उसका टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, यानी कि कूलिंग वाटर इनलेट माइनस कूलिंग टावर आउटलेट, ठीक है, यानी कि डेल्टा टी, ठीक है। और जो वाटर है, वाटर का अगर फ्लो रेट अगर आपको पता है, जिसे आप सर्कुलेशन रेट कहते हैं, तो आप इस तरीके से आप ये पता कर सकते हैं कि कूलिंग होने में कितना जो वाटर का जो है इवापोरेशन हो रहा है, ठीक है। तो इवापोरेशन लॉस जो है इस तरीके से जो है फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो अब आता है ब्लो डाउन, ठीक है। कूलिंग टावर में ब्लो डाउन भी होता है, ठीक है। तो ब्लो डाउन कैसे निकालते हैं, ब्लो डाउन होता है इवापोरेशन लॉस डिवाइड बाय COC माइनस 1, ठीक है। अब जो कूलिंग टावर होता है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो समय समय पर जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको निकाला जाता है। उसको निकालने के लिए कुछ वाटर को जो है बीच में निकाल के जो है उसको बाहर किया जाता है। इस प्रोसेस को हम जो है ब्लो डाउन कहते हैं। तो ब्लो डाउन कूलिंग टावर में कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला होता है इवापोरेशन लॉस डिवाइड बाय COC माइनस 1। यहाँ पर COC का मतलब क्या होता है, COC का मतलब होता है साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन, और साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन अगर आपको निकालना है तो इसका फार्मूला सीधा सीधा है, COC इक्वल टू होता है डिजॉल्व सॉलिड्स इन सर्कुलेटिंग वाटर डिवाइड बाई डिजॉल्व सॉलिड्स इन मेकअप वाटर। अगर आप इन दोनों का रेशियो को डिवाइड करते हैं तो आपको जो है COC जो है वो मिल जाता है, ठीक है। जनरली क्वेश्चन में COC की वैल्यू जो है दी हुई रहती है। ओके, अब कूलिंग टावर में रेंज क्या होता है, कूलिंग टावर में क्या होता है, जब आप कूलिंग टावर में हॉट वाटर देते हैं और हॉट वाटर देने के बाद जब वाटर ठंडा होकर के बाहर निकलता है तो वो कोल्ड वाटर बनकर निकलता है। तो बस हॉट वाटर का टेम्परेचर माइनस कोल्ड वाटर का टेम्परेचर, यही होता है इसका रेंज, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा भी है डेल्टा टी। ये जो है डेल्टा टी का मतलब यहाँ पर रेंज ही है, ठीक है। अब कूलिंग टावर में अप्रोच, ठीक है, कूलिंग टावर में अप्रोच भी होता है। तो अप्रोच का मतलब क्या होता है, जब वाटर ठंडा होकर के बाहर निकलता है, कूलिंग टावर में से जब वाटर ठंडा होकर के बाहर निकलता है तो उस वाटर का टेम्परेचर माइनस एम्बिएंट WBT, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है उसका जो है वेट बल्ब टेम्परेचर, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, अप्रोच कहलाता है, ठीक है। ओके, अब कूलिंग टावर का इफेक्टिवनेस ये कैसे निकालते हैं, कूलिंग टावर का इफेक्टिवनेस निकालने का फार्मूला है रेंज बटा रेंज प्लस अप्रोच, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, कूलिंग टावर इफेक्टिवनेस कहलाएगा, ठीक है। ये जो भी मैंने आपको फार्मूला बताया है आप इसे जो है अच्छे से ध्यान रखिए, तभी जो है आपका जो है क्वेश्चन जो है इजीली तरीके से आप जो है सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो एक 2 पॉइंट और मेरे बच गए हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल पॉइंट ही है, ठीक है। तो आपको मैं समझा देता हूँ ये। तो अगर पावर फैक्टर को आपको ये पता करना है कि पावर फैक्टर को आपको इम्प्रूव करना है, तो पावर फैक्टर को कभी भी इम्प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, वहाँ पर कैपेसिटर के जो है वो लगाना पड़ता है। कैपेसिटर एक रिएक्टर ही होता है, ठीक है। तो कैपेसिटर लगाने से वहाँ पर जिस भी सर्किट में आपको पावर फैक्टर या जिस भी लाइन में आपको पावर फैक्टर इम्प्रूव करना है, तो जब आप कैपेसिटर लगाते हैं तो कैपेसिटर लगाने पर वहाँ का जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव हो जाता है, और इम्प्रूव होने से जो आपका जो लॉसेस हो रहे हैं वो नहीं होते हैं या वो भी इम्प्रूव हो जाते हैं। तो अगर आपको ये निकालना है कि वहाँ पर किसी लाइन में कितने कितने kVAR का कैपेसिटर लगाना है, तो उसका फार्मूला ये होता है, उसका फार्मूला होता है P मतलब कितना लोड है या कितना किलोवाट कंज्यूम हो रहा है वो, ठीक है, tan θ1 माइनस tan θ2, ठीक है। ये आप इसका ये जो है kVAR लगाने का फार्मूला है, ठीक है। तो ये tan θ1 माइनस tan θ2 ये कहाँ से आएंगे,
आपको जो है पावर फैक्टर का वैल्यू पता रहेगा, cos थीटा 1 या cos थीटा 2, उसी से आप जो है tan थीटा 1 और tan थीटा 2 जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है कैपेसिटर का जो रिक्वायरमेंट है इन kVAr में आप जो है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब पावर फैक्टर का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, फिर भी मैंने लिख दिया है। पावर फैक्टर का मतलब होता है cos फाई, ठीक है, cos फाई का मतलब होता है किलोवाट डिवाइड बाई kVA, ठीक है, और किलोवाट का मतलब क्या होता है एक्टिव पावर, और kVA का मतलब क्या होता है टोटल पावर, ठीक है, टोटल पावर मतलब kVA में मैंने किलोवाट और जो kVAr है या रिएक्टिव पावर है उसे भी मैंने जो है वेक्टर सम से जोड़ दिया है, तब जो वैल्यू आएगा वो आएगा टोटल पावर यानी कि kVA। ठीक है, तो आपको जो है इतना जो पॉइंट मैंने जो बताया है इस वीडियो में, आपको जो है ये पूरे आपको अच्छे से याद होने चाहिए, आपको अच्छे से मतलब अंडरस्टूड होने चाहिए, तभी जो है आप जो है इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़ सब्जेक्ट पर अच्छे से अपना कमांड बना पाएंगे और उसके क्वेश्चन जो है आसानी से जो है सॉल्व कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और मैं जल्दी आपके सामने नया वीडियो इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी से लेकर के प्रेजेंट होऊंगा, और कोशिश करूंगा कि जो ये जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट उसे भी जल्दी से जल्दी इसका जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करता चलूँ। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।